नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो श्रृंखला जो कि चल रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक हु वर द शूद्राज अर्थात शूद्र कौन थे उसकी समीक्षा पर। और इसमें मूल संदर्भ जो हमने लिया है वो डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी का जो शोध पत्र है जो उन्होंने पूरा प्रकाशित किया है, उस शोध पत्र को हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको यदि चाहिए तो ये पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है, आप इसको ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही संग्रहणीय पुस्तक है, आप इसको अपने संग्रह में रखें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहरहाल डॉक्टर साहब ने और मैंने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि हम एक वीडियो श्रृंखला के रूप में इसको आप सबके सामने लेकर के जाएं। तो इस 8वें एपिसोड में मैं जहां से मैंने 7वें एपिसोड में छोड़ा था, आर्य और अनार्य का सिद्धांत, पुरुष सूक्त की थ्योरी जो डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे प्रस्तुत की, मैक्स मूलर का, मुइर का और अन्य यूरोपीय विद्वानों के अनुवादों का सहारा लेकर के जो उन्होंने सिद्धांत निकाले और वे शब्द, वे सिद्धांत जो लाए जिनका कोई आधार नहीं था और पूरा आधार उन्होंने कहीं स्पष्ट भी नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि हम उस पर आगे बढ़ें। और फिर निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस श्रृंखला को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुँचाएँ। और यदि आप इसे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ भी इसको शेयर करके अधिक से अधिक माध्यम तक पहुँचाएँ और साथ ही चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि विचार का प्रवाह दूर तक जा सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, रिडल्स ऑफ द शूद्राज के उस हिस्से से कि जहाँ डॉक्टर अंबेडकर मैक्स मूलर को कोट करते हुए लिखते हैं अपनी किताब के पेज 60 पर कि देयर इज़ नो आर्यन रेस इन ब्लड, आर्यन इज साइंटिफिक लैंग्वेज, इट्स अटरली इनएप्लीकेबल टू रेस, इट मीन्स लैंग्वेज एंड नथिंग बट लैंग्वेज, एंड इफ वी स्पीक ऑफ आर्यन रेस एट ऑल वी शुड नो दैट इट मीन्स नो मोर देन आर्यन स्पीच। Who were the Shudras, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पेज नंबर 60। क्या इसका अर्थ होता है हिंदी में अगर मैं कहूँ तो कि आर्यन वैसे तो कोई रेस नहीं है मैक्स मूलर के हिसाब से, इसका अर्थ होता है भाषा। लेकिन यदि आर्यन रेस की बात की जाए तो इसका अर्थ आर्यन भाषा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कौन सी भाषा? अब प्रश्न ये आता है, वही भाषा जिसको सर विलियम जोन्स ने 1799 में खोज निकाला था और अपने यूरोपियन मित्रों को लिखा कि संस्कृत भाषा अत्यंत ही सुंदर भाषा है, ग्रीक से ज़्यादा पूर्ण, लैटिन से ज़्यादा विशाल और दोनों से अधिक परिष्कृत, लेकिन दोनों से एक मजबूत लगाव सा बरतती हुई, जो कि संभवतः किसी दुर्घटनावश संभव हुआ होगा। लेखक ने जिन संस्कृतज्ञों का संदर्भ दिया है वे सभी लगभग इसी डिप्लोमेटिक भाषा में निष्कर्ष निकालते आए हैं। पहले निष्कर्ष निकाल लिया, अब यूरोपियंस ने क्या किया, चाहे वो जर्मन रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे फ्रांसीसी रहे हों, कि पहले निष्कर्ष निकाल लिया कि प्रमाणित क्या करना है। अब उसके पक्ष में तर्क गढ़ने शुरू करते हैं। अब लेखक ने इसी अध्याय में प्रोफेसर माइकल फोस्टर को संदर्भित करते हुए हाइपोथेसिस, विज्ञान का नमक कब होता है कब विष, हाइपोथेसिस इज द साल्ट ऑफ साइंस, हाइपोथेसिस बिकम्स पॉइजन्स ऑफ साइंस, इस पर बताते हैं कि यदि जिज्ञासा के समाधान हेतु हाइपोथेसिस बनाई जाती है तो वो विज्ञान का प्राण होता है। लेकिन जब किसी काल्पनिक निष्कर्ष, चाहे वो षड्यंत्रवश हो,
पहुंचकर उसके पक्ष में तर्क गढ़े जाते हैं तो उसे विज्ञान का जहर कहते हैं। जिस तरह संस्कृत को पहले आर्यों की भाषा सिद्ध किया गया, फिर जो लोग इस भाषा को बोलते थे उनके नाम पर इस भाषा का नाम दिया गया, यथा इंडो आर्यन भाषा, इंडो यूरोपियन भाषा और फिर इंडो जर्मन भाषा। और अंत में इन सारे लोगों को बताया गया कि वे आर्य थे। ऐसी हाइपोथेसिस को विज्ञान में विष ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इन तथाकथित संस्कृतज्ञों ने आर्यन थ्योरी को वो दिशा और ऊंचाई प्रदान किया कि हिटलर और वामपंथियों के नेतृत्व में यूरोप के ईसाइयों ने दूसरे विश्व युद्ध में 60 लाख निर्दोष यहूदियों और 40 लाख जिप्सियों का कत्ल कर भीषण नरसंहार कर दिखाया। इतिहासकार का उन्होंने बड़ी चालाकी से इस संपूर्ण नरसंहार को हिटलर के माथे मढ़कर मुक्ति पानी चाहिए है, लेकिन ऐतिहासिक अत्याचारों की विदग्ध कर देने वाली घटनाएं इस तरह छुपाई नहीं जा सकती। कोई तो ऐसा होगा ही जो कल खोज निकालेगा कि हिटलर की सेना ने, ईसाइयों ने ही काफिर यहूदियों और जिप्सियों का कत्ल किया था। वे सिर्फ सुप्रीम आर्य हिटलर के सिपाही नहीं थे, वे ईसाई भी थे जिनका आपस में धार्मिक सिद्धांतों के कारण कभी मेल मिलाप संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की निगाह में काफिर हैं। सेकुलर स्टेट हो सकता है, व्यक्ति का सेकुलर होना या ना होना उसके धर्म और संस्कृति पर निर्भर करता है। राज्य सेकुलर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति सेकुलर होगा या नहीं होगा ये उसकी संस्कृति पर, उसके धर्म पर निर्भर करता है। In this conflict of views, one may will ask what in the testimony of the Vedic literature. इन विरोधाभासी विचारों में कोई ये पूछ सकता है कि वैदिक साहित्य में क्या इसके प्रमाण हैं? तो लेखक ने तथा कथित संस्कृतज्ञ प्रोफेसर मैक्स मूलर की मैट्रिक पास प्रोफेसर मैक्स मूलर की डिप्लोमेटिक दोगली भाषा में आर्यों के कोई अलग नस्ल विशेष मानने से इनकार कर दिया। भारतीय इतिहास में संभवतः डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने आर्यों के नस्ल होने का दृढ़तापूर्वक खंडन किया है, क्योंकि आर्यों के नस्ल विशेष होने का इतना प्रबल प्रोपेगेंडा रचा गया कि बाल गंगाधर तिलक तक कंफ्यूज हो गए और उन्होंने गलत निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने लेखक के इस खंडन का कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया और आज भी अफवाह भारत में काम कर रही है। भारतीय राजनीति और संसद में आज भी आर्य द्रविड़ विभाजन के आधार पर गठित किए गए दो राजनीतिक दल डीएमके और एआईडीएमके, दलित मुनेत्र कड़गम और अहिल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से लोग चुनकर संसद में जाते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। In what sense is it used? The word is used in the 4 different senses. Number 1, enemy. Number 2, respectable person. Number 3, name for India. And number 4, owner, Vaishya or citizen. Who were the Shudras? Dr. B.R. Ambedkar, page 62. लेखक ने किन संस्कृत ग्रंथों से आर्य शब्द का अर्थ नंबर 1 दुश्मन, नंबर 2 सम्मानित व्यक्ति, नंबर 3 भारत का नाम, नंबर 4 मालिक, वैश्य या नागरिक निकाला है ये तो पता नहीं, लेकिन आर्य का अर्थ जो संस्कृत शब्दकोश अमरकोश के अनुसार सज्जन व्यक्ति होता है। खट सज्जनस्य कुल कुलीन आर्य सभ्य सज्जन साधवा, अमरकोश में ऐसा लिखा हुआ है। अर्थात सज्जन व्यक्ति को 6 नामों से जाना जाता है: कुल, कुलीन, आर्य, सभ्य, सज्जन और साधु। और साधु या सज्जन की परिभाषा हमारे यहाँ क्या बताई गई कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। या संस्कृत में लिखा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय
खलस्य साधोर विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जिसकी विद्या विवाद के लिए हो, धन अहंकार करने के लिए हो और शक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हो, दुष्ट व्यक्ति है। और सज्जन पुरुष की विद्या ज्ञान प्रदान करने के लिए, धन दान प्रदान करने के लिए और उसकी शक्ति पीड़ित की रक्षा करने के लिए होती है, ऐसा संस्कृत ग्रंथों में कहा गया। तो लेखक ने बाल गंगाधर तिलक सहित जितने भी आर्य आक्रमण सिद्धांत के मानने वाले थे, सबको बहुत साहस, धैर्य और तर्क सहित खारिज कर दिया। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य इन्वेशन थ्योरी पूरी तरीके से खारिज कर दी है। लेकिन आज के लोग आर्य इन्वेशन थ्योरी को मान रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मान रहे हैं। और इस बात के लिए डॉक्टर अंबेडकर की निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए और वे इस सिद्धांत के लिए निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। परंतु उनके अनुयायियों को उनके इस सिद्धांत को मानना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, परंतु क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात का हमें मलाल भी है, अफसोस भी है। और उनके अनुयायियों को भगवान बुद्धि दे कि वो डॉक्टर अंबेडकर के इस आर्य इन्वेशन थ्योरी को खारिज करने वाले विचार को आगे लेकर के जाएं और देश में समरसता की स्थापना करें। चलिए आगे चलते कि वैसे तो मूल शब्द आर्य के मूल अर्थ को समझने तथा लेखक के उसी शब्द के बिना संदर्भ के भ्रामक और विरोधाभासी अर्थ निकाले जाने के बाद इस पुस्तक के बाकी साहित्य के अध्ययन, विश्लेषण, विवेचना करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, परंतु आलोचक को सदैव संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन और विश्लेषण करने के उपरांत ही कलम को विराम देना चाहिए। तो इसलिए हम संपूर्ण पुस्तक का डॉक्टर साहब ने विवेचन किया और मैं आपके सामने पूरा का पूरा ग्रंथ लेकर के आ रहा हूं। लेखक ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, सत्य के बहुत निकट है। अब क्या लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, सुनिए। द कंक्लूजन दैट फॉलो फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्टर्न थ्योरी में नाउ बी समराइज्ड। दे आर नंबर 1, द वेदास डू नॉट नो एनी सच रेस एज द आर्यन रेस। नंबर 2, there is no evidence in the Vedas of any invasion of India by the Aryan race and its having conquered the Dasas and Dasyus supposed to be natives of India. Number 3, there is no evidence to show that the distinction between Aryans, Dasas and Dasyus was a racial distinction. Number 4, the Vedas do not support the contention that the Aryas are different in color from the Dasas and Dasyus. तो क्या लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर इस चैप्टर के अंत में? नंबर 1, वेदों में आर्य जैसी किसी नस्ल का वर्णन नहीं है। नंबर 2, वेदों में कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि किसी आर्य नस्ल ने भारत पर कभी आक्रमण किया था और तथाकथित मूल निवासी दास या दस्युओं को विजित किया था। नंबर 3, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आर्य दास और दस्यु में नस्लीय विभेद था। नंबर 4, वेद इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि आर्यों का रंग दास और दस्युओं से भिन्न था। संदर्भ है इसका हूवर द शूद्रास, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पेज 82। तो ये चैप्टर था जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़ी साफगोई के साथ पूरे आर्य आक्रमण के सिद्धांत को खारिज कर दिया। लेकिन आज के वामपंथी, और न केवल वामपंथी बल्कि तमाम भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और वे लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं, वे भी आज उस आर्य इन्वेशन थ्योरी को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। तो मैं उनसे यहाँ पर इतना ही निवेदन करूँगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर को पुनः पढ़ें और जो अच्छी बात उन्होंने कही है, जो प्रशंसनीय बात उन्होंने कही है, उसको
आगे ले जाएं। अगर उन्होंने रीइन्वेस्टमेंट थ्योरी को खारिज किया है तो आपका दायित्व है कि आप कहें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रीइन्वेस्टमेंट थ्योरी को खारिज किया और इसलिए रीइन्वेस्टमेंट थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, इसलिए इस एपिसोड को हम यहीं विराम देंगे। अगले एपिसोड में नए चैप्टर आर्यन अगेंस्ट आर्यन जो उन्होंने लिया है उसके साथ हम शुरुआत करेंगे और फिर आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। तो ये 8वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। आप इसको देखें, सुने और इसको आगे ले जाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, संध्या, शुभ संध्या। फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।